नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, भीषण गर्मी और लू का माहौल अभी बाहर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उन्होंने विद्यालयों के टाइमिंग को लेकर जो फैसला लिया, उसके बाद बीते कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि छात्र छात्राएं बेहाल हैं, स्कूलों में बेहोश होकर गिर रहे हैं। गर्मी का ऐसा असर पड़ रहा है, लेकिन के पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद टूटी और उन्होंने मुख्य सचिव को कहा कि अगर जरूरत पड़े तो स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लीजिए। और उसके बाद एक तरफ के पाठक तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, माहौल तो चुनाव का भी है। अब आखिरी चरण 7वां 1 जून को वोटिंग होगी और कल 30 मई को उसके लिए प्रचार प्रसार खत्म हो जाएंगे। और ऐसे में इंडिया गठबंधन कहिए या एनडीए गठबंधन, दोनों ही खेमे पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस बार आखिरी चरण की जो 8 सीटें हैं, उनमें से ज़्यादा पर उनका कब्जा हो। विस्तार से इसके पहले भी हमने 3 सीटों की चर्चा की थी, जिसमें बक्सर, काराकाट की सीट तो शामिल थी और पाटलिपुत्र की, लेकिन आज हम चर्चा उसमें करेंगे जहानाबाद और आरा लोकसभा सीट की। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मीसा भारती और मुकेश सहनी बैठे नजर आ रहे हैं। मटन वहां पर भोजन चल रहा है और उस पर जिस तरीके से राजनीति को लेकर और पीएम मोदी को लेकर विचार विमर्श किए गए हैं और नेताओं ने जो राय रखी है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो बात हम बिहार के सरकारी विद्यालयों और स्कूल को लेकर करेंगे। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा कि बहुत गर्मी है, लू है, बच्चे के जो स्वास्थ्य हैं वो प्रभावित होंगे। अब मुख्य सचिव जी, कोई फैसला लीजिए, स्कूल भी बंद करने की जरूरत हो तो कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग उनके काबू से बाहर है, यानी बेकाबू है। शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है, इसीलिए उनको मुख्य सचिव को निर्देशित करना पड़ा कि आप अपनी ओर से पहल करके इस पर कार्रवाई करें। और तब उन्होंने वो आदेश जारी किया मुख्य सचिव ने कि गर्मी को देखते हुए तमाम स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी और जो छोटे बच्चों के लिए चलते हैं पाठशाला वगैरह, वो सब बंद रहेंगे। ये आदेश पहले ऐसा नहीं था। पहले जिलाधिकारी अपने ज़िले की स्थिति देख करके स्कूल की बंदी का आदेश करते थे, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या जाड़े का या बरसात का, वो बंद कर देते, कोई विवाद नहीं होता था। ये परंपरा दशकों से चली आ रही थी। मगर जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, तब से वो जैसे काशी शंकर जी के त्रिशूल पर कहा जाता है कि खड़ा है, और वो धरती से अलग उसको माना जाता है कि वो धरती का हिस्सा नहीं है। उसी तरह बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो बिहार सरकार के अधीन नहीं है, वो भी बिल्कुल अलग स्वतंत्र स्वयंभू मंत्रालय हो गया है कि वहाँ मुख्यमंत्री भी विवश हो जाते हैं। तो ये कैसे अधिकारी हैं और कैसे बिहार सरकार काम कर रही है, उसका ये एक ताज़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार बिल्कुल अब ऐसी स्थिति में हैं कि वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते चीज़ों को। तो उनको किसी ने कहा होगा, तो उनके नाम पर आदेश जारी हुआ और चीफ सेक्रेटरी के नाम से चीफ सेक्रेटरी ने फिर उस पर पहल करके स्कूल कॉलेज को बंद किया। अब देखना ये है कि शिक्षा विभाग यानी के पाठक इस फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि पिछली बार याद है कि जब पटना के डीएम थे चंद्रशेखर, उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, तो बहुत तू मैं हुआ था के पाठक और चंद्रशेखर के बीच। मगर अंत में फिर के पाठक ने स्कूल शायद खुलवा दिया था उस समय। तो ये विवाद चल रहा है और तमाम, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक या एमएलसी हों या विपक्ष के, सब एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। मगर मुख्यमंत्री पता नहीं किस मुगालते में हैं कि वो उनको रखे हुए, क्या मोहब्बत है उनसे
कि वो बनाए हुए हैं उनको पद पर। एक तो कंफ्यूजन की भी स्थिति थोड़ी सी बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश अलग आया है, शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है कि टाइमिंग में बदलाव कर दिया है, जो 6 से 12 था उसे 6 से 10 कर दिया है, और फिर बाद में जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने लेटर जारी किया है कि 30 मई से 8 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। अब ऐसे में जो शिक्षक हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो किसकी बात माने? नहीं, ये जब सुपीरियर बॉस का ऑर्डर हो जाता है, यानी चीफ सेक्रेटरी का जब ऑर्डर हो गया, तो उनके अधीनस्थ जितने अधिकारी हैं उनके सारे ऑर्डर निरस्त हो गए। अच्छा। सर्वमान्य होगा, जो सबसे बड़ा अधिकारी जिसका आदेश जारी हुआ वही आदेश सर्वमान्य होगा। मगर शिक्षक इतने डरे हुए हैं कि वो मुंह निहार रहे हैं के पाठक का, कि पाठक जी क्या कहते हैं। अगर पाठक जी कह दिए कि आना है तो वो चीफ सेक्रेटरी के आदेश की अवहेलना करते हुए भी स्कूल आएंगे, क्योंकि उनको नौकरी का डर है। बच्चे भी आ जाएंगे कि कहीं नाम न काट दें। तो इतना भय और आतंक का माहौल है। दूसरी ओर राजभवन से भी रार चल रही है और रोज़ तकरार होती रहती है, उससे समूचा सिस्टम प्रभावित है, कामकाज प्रभावित है। मगर पता नहीं क्या मोहब्बत है मुख्यमंत्री को के पाठक से कि वो उनको बनाए हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि के पाठक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर बनाए रखने का कोई औचित्य क्या है? अब ये तो वही बतला सकते हैं कि औचित्य क्या है, क्यों वो उनको बनाए हुए हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से शिक्षा विभाग चल रहा है, इसलिए वो बनाए हुए हैं। दूसरों को बुरा लग रहा है तो लगे। मगर अब शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, वो तो पटना विश्वविद्यालय में जो घटना हुई अभी, जिस तरह से पीट करके और पत्थरों से ईंटों से कूच करके दिन दहाड़े छात्र की हत्या हुई, उस और वो पता चल रहा है कि हॉस्टल के छात्र उसमें शामिल थे पटना विश्वविद्यालय के, और हॉस्टलों पर अवैध कब्जा है। तो इस पर शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर रहा है। के पाठक इतने कड़क अफसर माने जाते हैं, मगर हॉस्टलों पर उनका वो तेवर नहीं दिखता है। के पाठक कड़क ऑफिसर बस एक ही चीज में दिखाई देते हैं, वो है केवल वेतन काटने में, और कोई काम तो नहीं दिखाई देता। वेतन काटने में और शिक्षकों को अनुशासित करने में, वो भी एक जरूरी काम था। और शिक्षक बिल्कुल अनुशासित नहीं थे। कई नहीं अधिकांश शिक्षक ऐसे थे बिहार में जो जिनकी पोस्टिंग गांव में है, वो रहते थे अपने घर पर और महीने में 2 बार 4 बार जाके सब हाजिरी बनाते थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक बनी हुई थी हेडमास्टर और शिक्षकों में। उस दुष्चक्र को उन्होंने तोड़ा है। ये एक बेहतर काम किया है, इसके लिए वो के पाठक साधुवाद के पात्र हैं। मगर उसको इतना उन्होंने टाइट कर दिया है कि लोगों की मौत हो रही है, बच्चे बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। आज की खबर है कि 100 से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में गर्मी से गस खा के गिर पड़े स्कूल में। वो तो शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, नहीं तो जो स्थिति है उसमें जान भी जा सकती है। सुबह 6 बजे आप बुलाइएगा तो कोई खाकर तो नहीं जाएगा, नाश्ता करके तो नहीं जाएगा, भूखे पेट जाएगा। बिल्कुल, ये समझना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। मगर पाठक जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो समझते नहीं हैं। अब थोड़ा राजनीतिक माहौल की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब चुनाव आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। 1 जून को 8 सीटों पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। पहले हमने काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र लोकसभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं जहानाबाद और आरा की। तो कैसे देख रहे हैं इन 2 सीटों की लड़ाई को, क्योंकि मुकाबला बड़ा टफ माना जा रहा है, खासकर जहानाबाद में। तो ये 2 सीट किसके पाले में जाते दिखाई दे रही है? देखिए, जहानाबाद में जो चंद्रवंशी जी हैं, जदयू उम्मीदवार और सिटिंग सांसद भी हैं, उनके खिलाफ वहाँ नाराज़गी तो बहुत थी लोगों में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। क्योंकि एक तो कि वो जाते नहीं थे क्षेत्र में, दूसरे उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे, उनके पुत्र के माध्यम से क्या गड़बड़ घोटाला होता रहा, तो वो भी एक आरोप है। मगर पार्टी ने टिकट दे दिया। अब लोगों के जान सांसद में आ गई थी कि कैसे इनको जिताया जाए। और दूसरी ओर राजद ने सुरेंद्र यादव को दे दिया, जो पहले भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, एक बार सांसद भी रहे हैं वहाँ से, और वो बहुत मजबूत स्थिति में, पिछले बार भी बहुत थोड़े मार्जिन से ये जीते थे। हाँ, तो इसलिए लग रहा था कि इस बार सुरेंद्र यादव निकल जाएंगे। मगर नीतीश कुमार ने अंत समय में क्राइसिस मैनेजमेंट किया और किंग महेंद्र जो जहानाबाद के ही थे, उनके भाई हैं भोला सिंह, उनको कांटेक्ट किया और उनको बुला के वहाँ जहानाबाद में गांव-गांव वो घुमा रहे हैं, खास करके भूमिहारों के गांव में, क्योंकि भूमिहार तो बहुत बेतरह नाराज हैं चंद्रवंशी से।
तो उनके गांव में घुमा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बार आप लोग इनको वोट दे दीजिए, अगली बार यहाँ से किसी भूमिहार को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और भोला सिंह का वहाँ रसूख है, उनकी लोग इज्जत करते हैं, इसलिए कि शायद ही कोई गांव ऐसा होगा भूमिहारों का गांव जहाँ के 10-20 लड़के उनकी कंपनी में, दवा कंपनी में काम न कर रहे हों। तो रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए लोग उनकी बात मानेंगे। उसके अलावा सामाजिक काम में भी उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। उस ज़िले में कई जगह स्कूल भवन की मरम्मत कराना, चापाकल गड़वाना वगैरह वगैरह, लोगों की मदद करना, इस तरह से तो लोग उनकी बात मान रहे हैं। और उसका असर ये हो रहा है कि नाराज़गी रहने के बावजूद लोग, लगता है कि खास करके जो भूमिहारों में नाराज़गी थी वो अब फिर से एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं और वोट एनडीए को करेंगे। एक जेडीयू के नेता हैं जगदीश शर्मा, हाँ। और कहा जा रहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से वो चाहते थे कि उनके बेटे राहुल शर्मा को टिकट मिले, और अब तक वो किसी भी प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दिए हैं। और कहा जाता है कि उनकी भी पकड़ भूमिहारों में बहुत अच्छी खासी है, और बैक डोर से वो अरुण सिंह के समर्थन में है। तो इससे जेडीयू को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? हाँ, एक दिक्कत ये भी है, अरुण कुमार एक बाधा है चंद्रवंशी के सामने, और दूसरे वो जो एक और भूमिहार कैंडिडेट आशुतोष, भूमिहारों के नए नेता वो बने हैं, तो वो भी वहाँ से खड़े हैं। ये दो बड़े अवरोध हैं जदयू की जीत में वहाँ से। मगर धीरे धीरे जो भोला सिंह वाला ट्रीटमेंट किया गया है वहाँ, तो उसका असर दिख रहा है। और इन लोगों के साथ जो समर्थन दिख रहा था, वो समर्थन इन लोगों से अब घटता दिख रहा है, हटता दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि अब वो उनकी राह थोड़ी आसान हो गई है चंद्रवंशी की। मगर सुरेंद्र यादव बहुत मजबूत हैं, सुरेंद्र यादव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो इसलिए मुकाबला वहाँ बहुत कड़ा है और सीधा मुकाबला है। ये लोग जो बाकी के दो उम्मीदवार हैं, एक बसपा के अरुण कुमार और आशुतोष निर्दलीय जो हैं, या कौन फ्रंट उन्होंने बनाया है उससे हैं, तो ये लोग त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है। मगर अभी तक वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ नहीं है और सीधी फाइट है। अब इसमें दोनों में से कोई निकल सकते हैं, कोई निकल सकता है। लेकिन अगर अरुण कुमार और आशुतोष कुमार को कुछ वोट भी मिलते हैं 20, 25, 30, तो फिर भी मामला तो चंद्रवंशी जी के लिए काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे, निश्चित रूप से वो एनडीए का वोट काटेंगे। तो ये जितना वोट लाएंगे उतने जीत की संभावना उनकी घटती जाएगी चंद्रवंशी की। तो इसलिए बहुत कोशिश वहाँ की जा रही है। भाजपा के भी भूमिहार नेता और दूसरे नेता वहाँ जा रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ा जा रहा है, भूल हो गई माफ़ कर दो, इस तरह की बातें हो रही हैं। और अगली बार नीतीश जी ने आश्वासन दे दिया कि भूमिहार उम्मीदवार देंगे, तो लगता है कि भूमिहार वोट टर्न हो जाएगा। हाँ, तो इसी पर उम्मीद टिकी हुई है। अब दूसरी सीट है आरा लोकसभा। अब यहाँ से वर्तमान सांसद हैं आरके सिंह जी, और सामने इस बार माले से खड़े हैं सुदामा प्रसाद। तो यहाँ की लड़ाई कैसी है? वहाँ भी लड़ाई बहुत तीखी है आरा में, और निश्चित तौर पर आरके सिंह वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और 2 बार से वहाँ सांसद हैं, ये तीसरी बार वो लड़ रहे हैं, और उन्होंने काम बहुत किया है और निर्विवाद छवि है, उन पर कोई आरोप किसी किस्म का नहीं है। वो नौकरशाह थे पहले, तो जब अफसर से थे तब भी वो बहुत कड़क अफसर माने जाते थे और रिजल्ट देने वाले अफसर थे। जहां उनको लगा दिया जाता था वहां निश्चित अवधि में वो काम को पूरा कर देते थे। इंजीनियरिंग विभाग में जब थे तो बहुत, पथ निर्माण विभाग में थे तो डांट डपट इतने जोर से करते थे कि उस समय एक आध इंजीनियरों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा। तो बड़ा हंगामा हुआ कि डांट दे रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं, इंजीनियर मर जा रहे हैं, बड़ा बवेला हुआ था उस समय। मगर काम के प्रति उनका कमिटमेंट है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं। तो अब वो राजनेता बन गए हैं, मगर राजनेता वाला जो गुण होना चाहिए, जो राजनेताओं का व्यवहार होना चाहिए, वो नहीं सीख पाए हैं। ये भाजपा नेताओं की कमी है कि उनको राजनेता के रूप में वो ट्रेंड नहीं कर पाए। तो वो अभी भी उसी तरह से डांट डपट करते रहते हैं, और दूसरे की वो व्यक्तिगत पैरवी नहीं सुनते किसी की। उन्होंने पहले ही बार में साफ कर दिया था कि व्यक्तिगत पैरवी लेकर के हमारे पास कोई नाम है, सामूहिक काम, क्षेत्र का काम कोई हो तो ज़रूर हमारे पास आवे, उसमें हम मदद करेंगे। और उन्होंने किया भी। आरा रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हुआ, बेहतर बनाया गया, कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव वहाँ जो एक पार्क है
शहर में उसका रिनोवेशन हुआ और भी कई काम उन्होंने करवाए हैं वहाँ। तो उससे लोग दिखते हैं, खुश दिखते हैं वहाँ। मगर बिहार में स्थिति, बिहार क्या पूरे देश में कहिए कि स्थिति ये है कि जायज़ काम के लिए भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है और पैरवी करवानी पड़ती है, और इससे वो परहेज करते हैं, सुनने तक को तैयार नहीं होते। अब मान लीजिए किसी थाने ने किसी को पकड़ लिया पैसा ऐंठने के लिए यूं ही बिना मतलब का, तो वो चाहेगा कि सांसद महोदय से फ़ोन करवा दें, विधायक से फ़ोन कर दें। विधायक तो सुन लेते हैं मगर वो फटकने नहीं देते अपने पास। तो इसको लेकर के लोगों में बड़ी नाराज़गी है। आप दुनिया जहान का काम करते रहिए, मगर जब व्यक्तिगत रूप से संकट किसी पर आता है और वो गलत तरीके से संकट लाया जाता है प्रशासन के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, तो वैसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व है कि उसके साथ आप खड़े हों, और वो नहीं खड़े हो पाते हैं वहाँ। तो ये पीड़ा आरा के लोगों की है, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की है, और इसको लेकर के बड़ी नाराज़गी है। और दूसरे की कई वायदे जो उन्होंने किए वो पूरा नहीं कर पाए। जैसे वहाँ एक गांव है गुंडी गांव, ये बड़हरा ब्लॉक में है। तो गुंडी गांव को इन्होंने गोद लिया था। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने, पहली या दूसरी बार शायद, उन्होंने सभी सांसदों को कहा था ये गांव गोद लीजिए, उसको मॉडल विलेज के रूप में आप डेवलप कीजिए। तो बहुत कम सांसदों ने उसमें किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपना जो गांव गोद लिया था बनारस के पास, उसको खूब बेहतरीन बना दिया। मगर ये गुंडी गांव में कभी गए नहीं, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं। और वो गांव की अभी भी वैसी ही हालत है, वैसी ही दुर्दशा है अभी भी। तो वहाँ के लोगों को नाराज़गी है इनसे कि सांसद को जो करना चाहिए था वो नहीं किए। और वहाँ के लोगों ने प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया है कि सांसद का इस गांव में प्रवेश निषेध है, और वो राजपूत बहुल गांव है। अच्छा। तो समझ लीजिए, अब वो खुद राजपूत हैं और राजपूतों का गांव है, वहाँ जब ये स्थिति है। उसी तरह एक गांव है गढ़हनी, वहाँ छोटी सी लोकल नदी है जिसको पार करके बच्चे जाते हैं। गांव के उस पार है वो, नदी के उस पार स्कूल उनका है। तो वहाँ लोग बच्चे जाते हैं नदी को पार करके पढ़ने। ना उस पर कोई पुल नहीं है, चचरा पुल वगैरह बना हुआ है, तो वो अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ उन्होंने वादा किया था कि हम पुल बनवा देंगे। 5 साल बीत गए, पुल उन्होंने नहीं बनवाया। वहाँ भी नाराज़गी है, वहाँ लोगों ने वोट बहिष्कार का नारा दे रखा है। तो इस तरह की नाराज़गी है। तरारी गांव जो है वो बड़ा मशहूर गांव है आरा का, वहाँ भी नाराज़गी है लोगों को। तो वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश हो रही है। लोग, नेता बराबर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की भी सभा हुई वहाँ आरा में, और प्रचार काम चल रहा है। मगर ये तो ज़रूर है कि उन्होंने आरा की शकल सूरत बदलने की पुरजोर कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। और दूसरे कि उनके पास जो मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, और प्रधानमंत्री उन पर बड़ा भरोसा करते हैं। मगर ये जो पब्लिक कनेक्ट वाला जो ये है, कमी है उनमें, वो कमी उनको भरनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत दिन तक ऐसा चलेगा नहीं। आप काम कीजिए, मगर आपके क्षेत्र की जनता जब संकट में हो, उस पर कोई विपत्ति आए और आप खड़े ना हो, तो ये मामला बहुत लोगों को दिल पे चोट लगती है। आपने कहा कि राजपूत समुदाय का एक बड़ा तबका है उस गांव में, जो कि जिसने बोर्ड लगा दिया कि प्रवेश निषेध है। लेकिन एक और बात कही जा रही है कि आरा में कुशवाहा वोटर भी शायद उतने एकजुट होकर उनके साथ नहीं है जितना कि सुदामा प्रसाद के पास है। और उसका कारण एक तो काराकाट वाला है, जहां पवन सिंह चुनाव लड़ने चले गए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। और जिस तरीके से INDIA गठबंधन में टिकटों का बंटवारा हुआ, कुशवाहा समुदाय को ज़्यादा टिकट मिला, तो इसका भी जो समीकरण है वो उनके खिलाफ जा सकता है। हाँ, वो है एक इशू है वो, मगर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है जदयू की ओर से, भाजपा की ओर से भी। और दूसरे के सुदामा प्रसाद विधायक भी हैं उस इलाके से, तो उनके साथ ये माले वाला जो टैग जुड़ा हुआ है, तो वो लोगों को उनके प्रति सशंकित किए रहता है कि माले जीतेगी तो फिर से नए विवाद खड़े होंगे, इलाके में शांति भंग होगी, आपस में मार काट की स्थिति बनेगी, तनाव पैदा होगा। तो इसलिए वो भय लोगों को सता रहा है। तो ये भय फ़ायदा दे रहा है RK सिंह को, यानी NDA कैंडिडेट को।
तो हालांकि वही एक उम्मीदवार हैं वहाँ मुकाबले में उनके, और उनकी स्थिति मजबूत है। माले का कैडर वोट बड़ा मजबूत है और बहुत पुराना क्षेत्र है, उसका प्रभाव क्षेत्र रहा है। एक बार वहाँ से सांसद भी रहे हैं माले के रामेश्वर प्रसाद। तो वो पूरा जो माले का कैडर है वो पूरे उत्साह में है, उनके साथ लगा हुआ है। हालांकि उनके पास संसाधन की कमी रहती है, तेजस्वी का भी कैडर जुड़ गया उसमें। हाँ, मगर संसाधन की कमी के बावजूद वो लगे हुए हैं। और तेजस्वी का ठीक ही जुड़ गया है, पूरा इंडी गठबंधन कांग्रेस वगैरह सब जो लोग थे। तो मगर वहाँ फिर वही स्थिति हो जाती है बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली, तो उसमें फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कुल मिला के स्थिति मजबूत दिख रही है अभी वहाँ एनडीए की। हाँ, तो मगर फाइट तगड़ा है, फाइट होगी। ऐसा नहीं कि वॉक ओवर वाली स्थिति नहीं है, बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना अगर पड़ेगा। समीकरण दर का तो रिजल्ट भी सही में जो तेजस्वी हाँ, कहते हैं कि चौंकाने वाला आ सकता है। अगर ये भूमिहारों की, राजपूतों की नाराजगी कायम रही और कुशवाहा भी अंत समय में फिर पीछे मुड़ गए, तब तो फिर कोई बचा नहीं सकता आर के सिंह को। हाँ। अब एक सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रहा है, तेजस्वी यादव ने अपने पेज पर उसको शेयर किया है। फिर से मटन पार्टी है। राहुल गांधी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा लोकसभा में ही प्रचार प्रसार किया था INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए। और उसी दिन का वो वीडियो बनाया गया है जिसे कल तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, जिसमें वो PM मोदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बिहार में कितनी सीटें जो INDIA गठबंधन ने जीत सकता है उस पर बात की जा रही है। और जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए, आपने देखा होगा वो वीडियो। हाँ, उसमें वो बोल रहे हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं PM मोदी, सिर्फ गप्पे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को लालू जी के यहाँ के मटन का बड़ा चस्का लग गया है क्योंकि उन्होंने ही सिखलाया एक दिन दिल्ली में कि कैसे मटन बनता है, क्या मसाले पड़ते हैं, कैसे कलछुल चलाया जाता है, ये सब उन्होंने बताया है। तो इसलिए लगता है कि उन्हीं की फरमाइश रही हो कि मटन खाएंगे, और बहुत दिनों के बाद वो बिहार आए तो इसलिए वो मटन बना। और कहीं वो लगता है सभा स्थल पर ही कहीं खा रहे हैं सब लोग, मगर 3 ही लोग उस चर्चा में शामिल हैं। ये गौर करने वाली बात है। मीसा भारती, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यही 3 लोग, जबकि वहाँ और भी नेता शामिल हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं। दीपांकर भी हैं बगल में, माले के महासचिव, मुकेश सहनी भी हैं। ये दोनों नेता अगल बगल बैठ के और खा रहे हैं, मगर वो खाने में मशगूल हैं, वो इस चर्चा से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये लगता है कि किसी प्लान्ड वे में ये वीडियो बनाया गया है और ये पहले से तय होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे चर्चा करेंगे और उसका वीडियो शूट करके डालना है। तो इसीलिए बाकी के नेताओं को उससे अलग रखा गया। वो चर्चा में भाग भी नहीं लिए और इनकी ओर मुखातिब भी नहीं दिख रहे हैं। वो अपने थाली में ध्यान लगाए हुए हैं और खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं मटन का। और हो सकता है मटन तेजस्वी ने बनाया हो या मीसा भारती ने बनाया हो। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि आपके यहाँ का मटन हमेशा स्वादिष्ट होता है, आपके यहाँ का खाना एकदम स्वादिष्ट होता है, तो हम तो 2 बार खा लिए, अब अगले बार मेरी बारी है। हाँ, तो नहीं, लालू जी तो वैसे भी मटन बनाने के बहुत माहिर आदमी हैं और वो पत्रकारों को भी कई बार अपने हाथ का मटन खिला चुके हैं। तो लालू जी इस मामले में बहुत दरिया दिल हैं, खाने खिलाने के मामले में। तो वो गुण उनके बच्चों में भी गया होगा। तो ठीक ही कहा राहुल गांधी ने कि आपके यहाँ का मटन बहुत बढ़िया होता है और अच्छा बनता है, फिर अब हम खिलाएंगे। अब इसमें राजनीतिक चस्का भी, हाँ, राजनीतिक चस्का भी लग जाता है तो स्वाद और बढ़ जाता है। मगर ये ध्यान देने वाली बात है कि बाकी के नेता उस चर्चा में क्यों नहीं शामिल हैं। जब आप कई नेता एक साथ बैठे हुए हैं तो चर्चा में सबको शामिल होना चाहिए था, मगर वो लोग उससे बस 2 परिवार, हाँ, दो परिवार शामिल है। और 2 परिवार में तो राहुल गांधी को तो बिहार में तेजस्वी और लालू जी की हाँ में हाँ मिलाना ही है, तो जो वो कहेंगे वो सही उनको लगेगा। तो इसलिए वो सुन रहे हैं और अपनी भी बोल रहे हैं उसमें। तो वो हालांकि वो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो बड़ा रोचक बना है और इसलिए लोग खूब उसको देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। माने एनडीए के नेता भी उसको देख रहे हैं, वो भी मज़ा ले रहे हैं। तो मज़ेदार वीडियो है, उसको उसी अर्थ में लेना चाहिए कि मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि चुनाव में इतना तनाव रहता है नेताओं पर, भाग दौड़ प्रचार, ऊपर से इतनी गर्मी, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तनाव मुक्त हो गए, आपस में कुछ हल्की फुल्की बातें करके मटन का आनंद लिया। राहुल गांधी ने तेजस्वी से पूछा कि बिहार की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। हाँ,
हाँ, तो अब कौन चौंकेगा, ये भी सवाल है। हाँ, एनडीए वाले चौंकेंगे या इंडी वाले चौंकेंगे, कोई एक तो जरूर चौंकेगा। और हो सकता है कि फिर ईवीएम पर भी दोष लग जाएगा कि ईवीएम की वजह से चौंकने की नौबत आई है। तो चुनाव एक ऐसा चीज़ है कि अंत समय तक कोई ये नहीं कह सकता कि हम जीत ही रहे हैं। यही तो जनता के हाथ में एक ऐसा अधिकार है कि वो किसी का भी तख्ता पलट सकती है, और इसका बखूबी इस देश में लोग उपयोग भी करते हैं। मगर इस बार बिहार पिछड़ गया है मतदान में, और लोग बूथों पर नहीं जा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। नेताओं के लिए ज्यादा चिंता की हाँ, कि किनके वोटर नहीं गए, किनके वोटर नहीं गए, और भीड़ आ रही है। मजे की बात यह है कि नेताओं की सभा में भीड़ आ रही है, रैलियों में खूब भीड़, लोग उमड़ रहे हैं, वोट देने मगर बूथों पर सन्नाटा रह रहा है। तो ये क्या तिलस्म है बिहार का, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि नेताओं के पीछे आप दीवाने हैं, मगर नेता जीत जाए ये सुनिश्चित करने के लिए आप बूथ पर नहीं जा रहे हैं। तो ये तो माने विचित्र बात है यहाँ। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, उसमें किस तरीके से के पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही मुख्य सचिव की बातचीत के बाद जो एक फैसला आया है, जिसमें एक बात तो तय है कि के पाठक स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है। 6 से 10 का उन्होंने टाइमिंग निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मुख्य सचिव का पत्र आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 मई से लेकर 8 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जिस प्रकार की भीषण गर्मी पड़ रही है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए अब देखना होगा कि के पाठक फिर कुछ इस पर आदेश जारी कर दे रहे हैं या इसको मान रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब देखना और सुनना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी कर दिया है। और जिस तरीके से अभी आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें 3 सीटों पर हमने चर्चा की थी, आज 2 सीटों पर हमने चर्चा की, बाकी की 3 सीटों पर कल फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन है। शाम 5 बजे वो थम जाएगा और 1 जून को इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन इन सब के अलावा जो वीडियो वायरल हुआ है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मीशा भारती के राजनीतिक चर्चा का मटन पर, उस पर भी हमने बातचीत की। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।